नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम संसद के पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। संसद का पार्ट 1 की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। आज जो वीडियो होगी वो होगी संसद का पार्ट 2। देखिए, संसद पे पहली वीडियो में जो हमने चर्चा करी थी उसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे कि संसद के जो कार्य होते हैं, तो संसद के कार्यों में संसद में प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। तो संसद के अंदर जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रस्ताव में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं या क्या क्या कार्य होते हैं संसद के अंदर, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रस्ताव है वह है स्थगन प्रस्ताव। इस जो लोकसभा की कार्यवाही है उसको रोकने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद बात करें विशेष अधिकार प्रस्ताव। तो विशेष अधिकार प्रस्ताव जो है वह जो सरकार है उसके किसी भी मंत्री के द्वारा लाया जा सकता है। इसके बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है यह संसद के अंदर किसी भी सदस्य द्वारा, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकता है कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य या जो भी प्रॉमिस किए गए थे या कोई भी योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी और उस योजना का आउटपुट क्या है, या जो जनता के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उस जनता के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उस योजना से क्या लाभ मिल पा रहा है, तो मंत्री उस विभाग के जो पर्टिकुलर मंत्री हैं वह इस चीज़ का जवाब दें। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद के अंदर पेश किया जा सकता है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वह संसद के अंदर यानी लोकसभा के अंदर विपक्ष के द्वारा या किसी भी सदस्य के द्वारा सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है, या किसी भी मंत्री के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो किसी पर्टिकुलर मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर सरकार के किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को, पूरी सरकार को इस्तीफा देना होगा, यानी सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार जो होती है, जो कार्यपालिका होती है, वह विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से, ना कि पर्टिकुलर रूप से। किसी एक व्यक्ति पे अगर आरोप लगाए जाते हैं और आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसी व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, उसी मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगर किसी सरकार के किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई भी आरोप लगाए जाते हैं और संसद में, लोकसभा में वे आरोप सिद्ध हो भी जाते हैं तो उस व्यक्ति को इस्तीफा नहीं देना होगा, बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना होगा। तो अविश्वास जो प्रस्ताव है यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी मंत्री या सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसके बाद विश्वास प्रस्ताव। देखिए, जब अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार के विरुद्ध आ जाएगा, मान के चलिए सरकार अल्पमत में आ जाती है किसी कारण से, तो राष्ट्रपति को अपना बहुमत साबित करने के लिए, संसद में वह सरकार अपना बहुमत साबित करने के लिए क्या करेगी? विश्वास प्रस्ताव लाएगी। यानी संसद में फिर से वोटिंग की जाएगी और अपना बहुमत, वह जो पार्टी है, जो सरकार है, वह साबित करेगी कि आगे भविष्य में भी वह बनी रहेगी। अगर वह पार्टी अपना जो बहुमत है वह साबित कर लेती है तो विश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया था वह पारित हो जाएगा और सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यानी साफ साफ शब्दों में आपसे मैं कहूँ तो सरकार गिर जाएगी और पुनः दोबारा से लोकसभा के चुनाव होंगे। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव। इसके बाद जो प्रस्ताव आता है आपका वह आता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के स्टार्टिंग में या जब भी नवनिर्वाचित सरकार चुन के आती है तो उसके स्वागत के लिए या सरकार का जो अंतिम कार्यकाल होता है उसमें धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और जब स्टार्टिंग में बजट पेश किया जाता है तब राष्ट्रपति के द्वारा स्वागत भाषण दिया जाता है इसमें। इसके बाद आधे घंटे की बहस से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है और उस पर चर्चा करी जा सकती है। लोक महत्व के मामलों पर जो हमारा पीठासीन अधिकारी है, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, सप्ताह में 3 दिन निर्धारित करते हैं कि
सप्ताह के 3 दिन जो निर्धारित करे गए हैं उस पर जो लोक महत्व के मामले हैं उस पर आधे घंटे की चर्चा करी जा सके। इसके बाद आता है संकल्प प्रस्ताव। संकल्प प्रस्ताव में संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोक महत्व के मामलों पर ध्यान आकर्षण करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। यानी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि सरकार किसी और महत्व के मामलों पर देख रही है, परंतु जो उसके वादे थे उस पर वो नहीं देख पा रही है, वादे पूरे नहीं कर रही है, तो जो विपक्ष है या कोई भी संसद का सदस्य संकल्प प्रस्ताव ला सकता है और सरकार का ध्यान उस लोक महत्व के मामलों पर ध्यान आकर्षित करवा सकता है और सरकार से उस पर क्या कर सकती है, चर्चा कर सकती है सरकार। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार के खिलाफ लाया जाता है, मिनिमम कितने लोगों की परमिशन की आवश्यकता होती है, उस इतने लोगों की परमिशन मिल जाएगी तभी इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा या इस प्रस्ताव पर चर्चा करी जा सकती है। तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होती है। इसके बाद जैसे ही संकल्प प्रस्ताव खत्म होता है तो संसद की कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि कोरम संख्या। तो कोरम संख्या से आप क्या समझते हैं? कोरम संख्या वह संख्या होती है जो संसद में कुल सदस्य जो है, कुल सीट जो है उसका 1/10वां भाग कोरम संख्या होती है। संसद के कुल सीट जो है उसका 1/10वां जो भाग होता है, 1/10 भाग, वो क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी कोरम संख्या। कोरम संख्या होती है। यानी अगर संसद की जो सेशन है, संसद का जो सेशन स्टार्ट होता है तो किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए लोकसभा का जो सेशन है वो स्टार्ट करने के लिए, चर्चा करने के लिए मिनिमम जो सदस्य हैं उसका कोरम संख्या हमेशा पूरी होनी चाहिए। यानी अगर 550 सदस्य कुल सीट हैं संसद की, लोकसभा में, लोकसभा की 550 सीट है तो मिनिमम 55 सदस्य लोकसभा में चर्चा के लिए उपस्थित होने चाहिए। अगर 55 सदस्य यानी कोरम संख्या किसी भी कारण से पूरी नहीं हो पाती है तो जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके पास ये अधिकार होता है कि लोकसभा की कार्यवाही को उसी समय रोक दें। इसके बाद बात आती है 17वासान की। 17वासान क्या है? देखिए 17वासान ये एक जो शब्द है इसका उद्देश्य यह है कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए या अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाता है तो राष्ट्रपति विशेष मुद्दों पर बहस करने के लिए लोकसभा का 17वासान करते हैं, यानी लोकसभा की सीटिंग को दोबारा से बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं 17वासान। ठीक है। इसके बाद आता है शून्यकाल। तो शून्यकाल से आप क्या समझते हैं? शून्यकाल जो हमारी संसद है, जब हमारा संविधान बना तब ये व्यवस्था नहीं थी, यह व्यवस्था जो है संसद में 1962 के बाद जोड़ी गई है। इसमें यह जो समय है संसद के अंदर, यह जो समय है 12 से 1 का समय होता है। शून्यकाल संसद में 12 से 1 का समय होता है। यानी इस समय पर जो मंत्री होते हैं, जो सरकार के मंत्री होते हैं, सरकार होती है, वह जो सांसद होते हैं, सांसदों के द्वारा जो पूछे गए सवाल होते हैं उनका आंसर देते हैं, तो इसको बोलते हैं शून्यकाल। इससे पहले होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में जो संसद का समय होता है, संसद की जो सीटिंग होती है, फर्स्ट हाफ की जो सीटिंग होती है, फर्स्ट हाफ की सीटिंग में जो प्रश्नकाल का समय होता है वह होता है 11 से 12 का। प्रश्नकाल का जो समय होता है फर्स्ट हाफ की मीटिंग में वह कितना होता है? 11 से 12 का। 11 से 12 में संसद का जो प्रश्नकाल होता है इसमें 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 से 12 में संसद में 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरीके के कौन से प्रश्न होते हैं? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना वाले प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्नों को स्टार क्वेश्चन भी बोलते हैं, स्टार लगे हुए होते हैं, यानी पहले से ही जो सरकार से सवाल पूछे जाने हैं उनको हैंड रिटन में पहले लिखित रूप में दे दिया जाता है और सरकार इनका जवाब
जो वापस रिटर्न रूप में ही सदस्यों को वापस करती है। इसके बाद अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि बिना नोटिस दिए, बिना बताए सरकार को कोई भी सदस्य सरकार के किसी भी मंत्री से, किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकता है, या किसी भी योजना पे जो कार्यवाही चल रही है उस योजना से संबंधित जानकारी कोई भी सदस्य किसी भी विभाग के मंत्री से ले सकता है। तो ये होते हैं जो बिना सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न होते हैं जो सूचना दिए जाते हैं और लिखित रूप में दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। एक होते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना का मतलब इनको पूछने से पहले सरकार को सूचना दे दी जाती है। अल्प सूचना यानी कुछ ही समय पहले। तो अगर आपका एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए कि अल्प सूचना के जो प्रश्न हैं इनको जो पूछने के लिए जो समय होता है वह कितना है, तो अल्प सूचना के प्रश्न अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्री सरकार से पूछना चाहता है तो मिनिमम 10 दिन का समय, उस 10 दिन पहले सरकार को सूचित किया जाएगा कि ये प्रश्न है और इन प्रश्नों को संबंधित विभाग से, संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको इसका आंसर देना होगा। तो अल्प सूचना वाले प्रश्न जो है मिनिमम 10 दिन पहले नोटिस देकर पूछे जाते हैं। तो संसद में, संसदीय प्रस्ताव में ये सभी आपके प्रस्ताव पूरे होते हैं यहाँ पर। और आइए आप शुरू करते हैं संविधान में संसद की विधायी प्रक्रिया किस तरीके से पूरी की जाती है, या संविधान में जो संसद है, संसद के अंदर जो विधायी प्रक्रिया है इसको किस तरीके से निभाया जाता है, सदस्यों का क्या रोल होता है इसमें, और जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो मैं बात करूं संसद की विधायी प्रक्रिया, तो संसद के दोनों सदनों में यह प्रक्रिया सामान्य रूप से निभाई जाती है। और यह जो प्रक्रिया होती है विधेयकों पर निभाई जाती है, यानी कोई भी विधेयक कैसे पेश किया जाएगा, किस विधेयक को कौन पेश कर सकता है, या किस विधेयक पर किस प्रकार से चर्चा करी जा सकती है, या किस विधेयक को विधेयक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसका अधिकार किसके पास है, ये सब संसद की विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो संसद के जो विधेयक है, सबसे पहला विधेयकों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला विधेयक जो है वह साधारण विधेयक। संसद के अंदर साधारण विधेयकों में सबसे पहला विधेयक है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक संसद में किसी भी सरकारी व गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। इस पर किसी भी सदस्य का विशेष अधिकार नहीं है कि सिर्फ फलाने सदस्य द्वारा ही या फलाने मंत्री द्वारा ही लाया जाएगा। किसी भी विधेयक को किसी भी सरकार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ला सकता है, सरकारी या गैर सरकारी सदस्य। इसके बाद वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो होता है वित्त से संबंधित होता है, यानी सरकार के जरूरत के लिए अगर कोई भी धन की आवश्यकता होती है तो सरकार क्या कर सकती है, वित्त विधेयक को ला सकती है। यानी वित्त विधेयक को कौन जारी कर सकता है, कौन लेके आ सकता है, वित्त विधेयक को सरकार के द्वारा यानी मंत्रियों के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसके बाद आता है धन विधेयक। धन विधेयक जो है सरकार के मंत्रियों या सरकारी सदस्यों के द्वारा ही लाया जा सकता है। धन विधेयक को किसी भी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा नहीं लाया जा सकता है। इसके बाद आता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक भी सरकार के सरकारी जो सदस्य हैं, सरकार के जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा लाया जाता है। यानी संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वह संसद का है, और संसद में जो विधेयक लाया जाएगा वह सरकारी सदस्य के द्वारा ही लाया जा सकता है। अब इन सभी विधेयकों में जो इनकी मुख्य विशेषता है वह क्या क्या है, आइए जानते हैं। जो साधारण विधेयक है इसकी विशेषता यह है कि अगर यह विधेयक किसी कारण से राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विश्वास नहीं बन पाता है इस विधेयक को लेकर, दोनों इस विधेयक को डिनाई करती हैं, यानी अपने अपने मत देती हैं और दोनों एक दूसरे के मतों से सहमत नहीं है, तो साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति क्या काम कर सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं बच्चों, संयुक्त बैठक,
जॉइंट सीटिंग जिसको हम बोलते हैं, जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जॉइंट सीटिंग क्यों बुलाई जाती है, तो साधारण विधेयक पर असहमति के कारण, साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति के कारण, अगर असहमति के कारण राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती है तो संयुक्त बैठक में उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, ठीक है, वह लोकसभा अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में जो हेड होता है वह होता है राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति। परंतु जब दोनों ही सदन आपस में एक जगह बैठकर किसी भी विधेयक पर चर्चा करेंगे, जिसको जॉइंट सीटिंग बोलते हैं, उस समय उस सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? यह प्रश्न कई बार आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा जॉइंट सीटिंग की जो अध्यक्षता करता है वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है बच्चों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। परंतु किसी कारण से लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर उपस्थित नहीं है, परंतु अगर किसी कारण से लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर उपस्थित नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसके स्थान पर लोकसभा की जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा में जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद जो वित्त विधेयक और धन विधेयक है, इन दोनों में क्या समानता है? देखिए, सभी के सभी जो वित्त विधेयक होते हैं, सभी के सभी वित्त विधेयक और सभी के सभी वित्त विधेयक धन विधेयक सभी के सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये इन दोनों में विशेषता है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं, परंतु सभी धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। धन विधेयक से क्या तात्पर्य है? यानी सरकारी कामकाज के लिए अपने संसद से क्या ले सकती है? धन ले सकती है। परंतु वित्त विधेयक में धन की मांग करी भी जा सकती है और नहीं भी करी जा सकती है। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक कभी नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, जब भी संविधान में सरकार यानी कार्यपालिका के द्वारा या विधायिका के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाना है, तो कौन सा विधेयक लाया जाता है बच्चों? संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक लाया जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, इस पे अगर सदन में असहमति बन जाती है किसी भी कारण से, तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर कोई भी संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान में अगर है, संसद में बुलाई जाती है, तो कब बुलाई जाएगी? सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर असहमति के कारण संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। अब देखिए, धन विधेयक में क्या स्पेशलिटी है? अगर धन विधेयक संसद के अंदर पेश किया जाता है और धन विधेयक अगर पास ना हो, देखिए विधेयक जरूरी नहीं है कि सभी पास हो जाते हैं, परंतु कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको पास कराना अनिवार्य है। अगर वह विधेयक पास नहीं होंगे तो सरकार का गिरना तय माना जाता है, सरकार अल्पमत में मानी जाती है। तो अगर धन विधेयक सरकार में पेश होता है और वह पास नहीं होता है, तो क्या होगा? इसमें सरकार की हार होगी और सरकार को अपने पद से क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। इसके बाद में संसद की विधायी प्रक्रिया के बाद आता है संसद में बजट का कार्य। क्या आता है? संसद में बजट का कार्य। तो संविधान में जो बजट है, इसे वार्षिक विवरण कहा गया है। संविधान में जो बजट की परिभाषा है उसको क्या कहा गया है? वार्षिक विवरण कहा गया है। संविधान में जो बजट शब्द है बच्चों आराम से सुनना, संविधान में जो बजट शब्द है इसकी कहीं भी चर्चा या व्याख्या नहीं की गई है। संविधान में बजट शब्द पर
कहीं भी लिखा नहीं गया है, कहीं भी कहा नहीं गया है। बजट शब्द के अलावा जो बजट शब्द की परिभाषा दी गई है संविधान में, वह दी गई है, क्या दी गई है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या दी गई है बच्चों? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संसद में बजट की परिभाषा क्या दी गई है बच्चों? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब हम देखेंगे संसद में जो बजट है, बजट की जो परिभाषा है किस अनुच्छेद में दी गई है, और संसद में जो बजट की प्रक्रिया है वो किस तरीके से पूरी की जाती है। कि जो बजट है संविधान में, बजट शब्द पर कहीं भी लिखा या पढ़ा नहीं गया है। बजट के अलावा संविधान में बजट की जो परिभाषा दी गई है वह क्या दी गई है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान में जो बजट शब्द है वह हमारे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 112 जो है बजट से संबंधित है, वार्षिक वित्तीय अनुदान या वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। बजट जो है हमारे संविधान में फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? फरवरी माह में। कब किया जाता है? हर साल सरकार के द्वारा बजट पेश कब किया जाता है? फरवरी माह में। यानी हमारा जो हमारा वित्तीय वर्ष है, वह कब का है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? हमारा जो वार्षिक वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक। तो 31 मार्च से पहले बजट पेश किया जाना चाहिए और बजट पास हो जाना चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो बजट शब्द है वह 112 में इसकी व्याख्या की गई है और सरकार के द्वारा प्रति वर्ष फरवरी माह में बजट को पेश करने की प्रक्रिया निभाई जाती है। इसमें अगर मैं बात करूं कि बजट जो है किस तरीके से आता है और बजट में क्या क्या चीज़ें कवर करी जाती हैं, तो उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो बजट है सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी सरकार के द्वारा पूरे वर्ष में किस प्रकार से जो कर है, अनुदान है, उनको लिया गया और कितने खर्च किए गए सरकार के द्वारा, वो सब बजट में पेश किया जाता है। और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं पे जो पैसा खर्च होगा या शिक्षा से संबंधित, हेल्थ से संबंधित या आपकी जो डिफेंस है, डिफेंस इक्विपमेंट से संबंधित सभी खर्चे को ऐड बजट में किया जाता है। और सरकार एक तरीके से संसद से क्या लेती है? अनुदान मांगती है, पैसा मांगती है आने वाले वित्तीय वर्ष को चलाने के लिए। तो इसमें अगर हम बात करें बजट जो है, बजट 2017 से पहले, बजट जो है 2017 से पहले 2 तरीके से पेश किया जाता था। तो बजट का जो स्वरूप था 2017 से पहले 2 तरीके से पेश किया जाता था। पहला बजट जो होता था वह था रेल बजट। पहला बजट जो होता था वह होता था रेल बजट और दूसरा बजट होता था आम बजट। दूसरा बजट क्या होता था? आम बजट। रेल बजट और आम बजट, यानी जब बजट वार्षिक वित्तीय वर्ष में पेश किया जाता था तो रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था और आम बजट अलग पेश किया जाता था। परंतु 2017 से दोनों बजटों को मिलाकर क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया है। अब दोनों बजट एक साथ पेश किए जाते हैं, यानी आम बजट में रेल बजट को मर्ज कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये दोनों बजट अलग अलग पेश किए जा रहे थे तो यह जो प्रक्रिया थी ये कब से निभाई जा रही थी? तो बच्चों यह जो प्रक्रिया थी, यह प्रक्रिया दोनों बजट को निभाने की प्रक्रिया 1924 से निभाई जा रही थी। कब से निभाई जा रही थी? 1924 से। यानी 1924 से पहले भारत के अंदर जो बजट पेश किया जाता था वह 2017 के बाद जो प्रोसीजर अपनाया गया है वैसे ही किया जाता था, यानी आम बजट के साथ में रेल बजट को मर्ज कर बजट पेश किया जाता था। परंतु 1924 के बाद में आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया और रेल बजट अलग पेश किया जाता था रेल मंत्री के द्वारा और आम बजट अलग पेश किया जाता था। तो 1924 में ऐसी क्या घटना घटी कि दोनों बजट को अलग अलग कर दिया गया? तो देखिए बच्चों, 1921 में एक समिति का गठन किया गया और उसने अपनी सिफारिशें दी कि दोनों बजटों को अलग अलग
कर देना चाहिए। तो समिति का नाम क्या था? समिति का नाम था आपका एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति, समिति का नाम क्या था? एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि दोनों बजट को अलग कर देना चाहिए और एकवर्थ समिति जो कि 1921 में स्थापित की गई थी, उसकी सिफारिश के अनुसार बजट को यानी रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया। परंतु 2017 में दोनों बजटों को फिर से मिलाकर क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। इसके बाद में सरकार बजट से एक्चुअल में मांगती क्या है, या इसके बाद बजट से क्या मांगा जाता है? पूरे वार्षिक वित्तीय वर्ष में जो सरकार पैसा खर्च करेगी या योजनाओं पे सरकार को पैसा खर्च करना है, सरकार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, संसद से सिफारिश करती है बजट के माध्यम से। इसके बाद एक शब्द और हमें जानने को सुनने को मिल जाता है, वो शब्द है आपका क्या शब्द है वो? ये शब्द है आपका प्रत्यानुदान। क्या शब्द है? प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान प्रत्यानुदान क्या होता है? देखिए, प्रत्यानुदान होता है कि आकस्मिकता के समय यानी इमरजेंसी के समय सरकार को तुरंत सहायता के लिए क्या लेती है? संसद से धन उधार लेती है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानुदान। यानी इमरजेंसी के समय लिया गया अनुदान प्रत्यानुदान कहलाता है। और ये प्रत्यानुदान सरकार को अगले बजट जब पेश किया जाता है तो बजट में इस प्रत्यानुदान को वापस किया जाता है। तो यह अनुदान सरकार इमरजेंसी में संसद से लेती है। ठीक है, कहां से लेती है? इमरजेंसी से। यानी प्रत्यानुदान लोकसभा के द्वारा कार्यपालिका को दिए जाने वाला ब्लैंक चेक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर। प्रत्यानुदान क्या कहलाता है? लोकसभा द्वारा सरकार या कार्यपालिका को दिए जाने वाला ब्लैंक चेक क्या कहलाता है? प्रत्यानुदान। क्या कहलाता है बच्चों? प्रत्यानुदान क्या कहलाता है? ब्लैंक चेक कहलाता है। याद रहेगा आपको। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यानुदान क्या है या ब्लैंक चेक किसको कहा जाता है, तो आप बता पाएंगे अब ब्लैंक चेक किसको कहते हैं? प्रत्यानुदान को। या ब्लैंक चेक किसके द्वारा दिया जाता है और किसको दिया जाता है? तो ब्लैंक चेक लोकसभा के द्वारा दिया जाता है और कार्यपालिका को दिया जाता है। तो ये था आपका प्रत्यानुदान। इसके बाद आती है संसद की निधियां। आइए अब देखते हैं जो संसद में जो निधियां हैं, कितने प्रकार की निधियां हैं। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, संसद के अंदर 3 प्रकार की निधियां हैं। पहली निधि है भारत की संचित निधि। पहली निधि कौन सी है? भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि से जो भी जो संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इसके अलावा यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री या जो संसद सदस्य हैं, इनके वेतन व भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत की संचित निधि का वर्णन जो संविधान में है वह अनुच्छेद 266 में किस चीज का वर्णन किया गया है? भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। इसके बाद में भारत की लोक लेखा निधि का जो वर्णन है वह भी अनुच्छेद 266 में ही किया गया है। भारत की लोक लेखा निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। परंतु लोक लेखा निधि भारत की संचित निधि से अलग है। यानी सरकार को जब भी अपने सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए पैसे की, वित्त की, धन की आवश्यकता होगी तो सरकार क्या काम करेगी? लोक लेखा निधि से अपने धन की आपूर्ति को पूरा करेगी। इसके बाद बात आती है
भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि यानी भारत की इमरजेंसी फंड, इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी फंड। जो इमरजेंसी फंड है ये आपका अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 में क्या बात की गई है? भारत के आकस्मिक निधि से संबंधित बातें बताई गई है। यानी इस निधि से सरकार इमरजेंसी पड़ने पर क्या ले सकती है? धन उधार ले सकती है। क्या ले सकती है? धन उधार ले सकती है। देखिए, इस वाली निधि से धन उधार लेने के लिए सरकार को संसद के में प्रस्ताव को पेश करना होगा। उस प्रस्ताव पर बहस होगी, चर्चा होगी, उसके बाद ही धन लिया जा सकता है। परंतु आकस्मिक निधि से अगर सरकार धन लेती है, आकस्मिक निधि से अगर सरकार के द्वारा धन लिया जाता है तो यह धन सीधा किसके कंट्रोल में रहता है? यह निधि किसके कंट्रोल में रहती है? सीधे राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहती है। यानी राष्ट्रपति के आदेश पर सरकार को आकस्मिक निधि से इमरजेंसी में वित्त की सुविधा दी जा सकती है। शर्त यह रहेगी कि जब भी अगले वित्तीय वर्ष को सरकार जब बजट पेश करेगी तो बजट पेश करते समय इस निधि से लिए गए धन को इस निधि में वापस डालना होगा, ये शर्त रहेगी। ठीक है, तो आकस्मिक निधि से आप समझे क्या बात है? आकस्मिक निधि इन दोनों निधियों से क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है और आकस्मिक निधि पर कंट्रोल किसका रहता है? सीधे राष्ट्रपति का रहता है। परंतु इन दोनों निधियों पर कंट्रोल किसका रहता है? संसद का रहता है। किसका रहता है? संसद का। अब हम जानेंगे संसद के कार्य व संसद की शक्तियां कौन कौन सी हैं। आइए अब देखते हैं संसद की शक्तियां। संसद की शक्ति में पहली शक्ति जो हमें देखने को मिलती है वह आती है विधायी शक्ति। संसद की विधायी शक्ति यानी संसद में जब भी कोई भी विधायी कार्य किया जाएगा, कानून बना जाएगा, तो उसमें संसद की शक्तियां किस प्रकार से होंगी वह संसद की विधायी शक्तियों में बताई गई है। इसके बाद आते हैं संसद की कार्यकारी शक्ति, यानी संसद की कार्यकारी शक्ति किस प्रकार की होगी? संसद किस तरीके से भारतीय विषयों पर या जितने भी 3 विषय हैं, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस पर कार्य क्या होंगे? संसद के कार्य किस तरीके से संसदीय व्यवस्था में अपनाए गए हैं, वो सब संसदीय कार्यकारी शक्तियां हैं। इसके बाद संसद की वित्तीय शक्ति, यानी संसद में धन विधेयक पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर होंगे, किस किस तरीके से विधेयक पेश किए जा सकते हैं, धन जो धन से संबंधित है वह वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आते हैं सांविधिक शक्ति। सांविधिक यानी संसद में जब संविधान में संशोधन किया जाता है या कोई भी विधि बनाई जाती है तो उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से कौन व्यक्ति कौन मंत्री ला सकता है, ये सारी बातें सांविधिक शक्ति में बताई गई हैं। इसके बाद है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति से तात्पर्य यह है कि संसद अपनी अवमानना पर संसद के द्वारा किसी भी व्यक्ति को न्यायिक अब दंड दे सकती है। किसी भी व्यक्ति को संसद अपनी अवमानना पर किसी भी व्यक्ति को क्या दे सकती है? दंड दे सकती है। दंड दे सकती है या किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव है, किसी भी व्यक्ति को जो संसद की प्रक्रिया है इसके शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी संसद सदस्य पर उसकी प्रक्रिया शुरू होने से पहले 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर फिर भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी सांसद के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो सबसे पहले संसद की अनुमति की आवश्यकता जरूरी है। इसके बाद निर्वाचक की शक्ति, यानी कोई व्यक्ति संसद में किस तरीके से निर्वाचन हासिल करके आ सकता है, संसद का सदस्य बन सकता है, ये सारी संसद की निर्वाचक शक्तियों या निर्वाचक कार्यों में बताई गई है। तो ये थी संसद की ये क्या थी? संसद के कार्य व संसद की शक्तियां, संसद के कार्य व संसद की शक्तियां। इसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा की स्थिति। राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से होती है? तो राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से हो सकती है, आइए देखते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा की स्थिति संसद में किस प्रकार है। तो राज्यसभा की स्थिति संसद में हम 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। लोकसभा के बराबर नहीं, और लोकसभा से अलग राज्यसभा की विशेष शक्तियां, विशेष पावर, विशेष स्थिति किस प्रकार से है। तो अगर मैं लोकसभा के बराबर बात करूं राज्यसभा की, तो सामान्य विधेयकों पर या संविधान संशोधन विधेयकों पर लोकसभा की स्थिति के बराबर राज्यसभा की स्थिति है। यानी राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक पर चर्चा बराबर की जा सकती है, यानी ये दोनों विधेयक कहीं भी लाए जा सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग व निर्वाचन।
राष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाएगा तो इसमें जो संसद की जो भूमिका है वह बराबर होती है लोकसभा के, और जब भी महाभियोग चलाया जाएगा तो भी राष्ट्रपति पर महाभियोग के समय जो संसद में राज्यसभा की भूमिका है वह लोकसभा के बराबर होती है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। देखिए, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है तो लोकसभा जब अपनी स्थिति में है, लोकसभा चल रही है, तब भी अध्यादेश जारी करा जा सकता है, या लोकसभा किसी कारण से नहीं चल रही है तो राज्यसभा जो कि कभी भी विघटित नहीं की जा सकती है, जो कि एक स्थायी सदन है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद आपातकाल में जो राज्यसभा है वह बिल्कुल लोकसभा के बराबर कार्य करती है, ठीक है। यानी राज्यसभा से अगर लोकसभा किसी कारण से आपातकाल के समय अपनी वजूद को नहीं बना पाई है, मीटिंगें नहीं चल पा रही हैं, तो जो राष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के द्वारा अपने आदेशों को पारित कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री व मंत्रियों के संबंध में, यानी प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री हो, संसद में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यानी सरकार का जो मंत्री है जरूरी नहीं कि वह आपका लोकसभा का ही सदस्य हो। प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसके बाद लोकसभा के बराबर राज्यसभा की स्थिति कहाँ नहीं है? धन विधेयक पर, बजट पर और संविधान संशोधन विधेयक पर। यानी लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक ही लोकसभा के अंदर संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और बजट पेश किया जाता है। यानी ये तीनों राज्यसभा के अंदर पेश नहीं किए जा सकते हैं। ये पेश किसके अंदर किए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर। इसके बाद संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक जब भी बुलाई जाती है राज्यसभा और लोकसभा की, तो संयुक्त बैठक में जो उसकी अध्यक्षता करता है वह कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो लोकसभा के बराबर राज्यसभा की स्थिति नहीं है। अगर विशेष स्थिति की बात करें राज्यसभा की, तो राज्य सूची पर कानून बनाते समय राज्यसभा की स्थिति लोकसभा से मजबूत देखने को मिलती है। इसके बाद आपातकाल के समय, यानी भारत में अगर आपातकाल लगा हुआ है किसी भी कारण से और लोकसभा अपने अस्तित्व में नहीं बनी हुई है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के माध्यम से कोई भी आपातकाल घोषित कर सकते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वह राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वह वित्तीय आपातकाल हो। इसके बाद अखिल भारतीय सेवा का सृजन, यानी भारत में अगर कोई भी अखिल भारतीय सेवा का नई सेवा बनाई जाएगी तो उस पर जो विशेष शक्ति है वह किसके पास है? वह राज्यसभा के। 1966 में IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सृजन किया गया था। उसमें सृजन करते वक्त राज्यसभा की विशेष स्थिति दिखाई गई थी। तो विशेष स्थिति जो राज्यसभा की है या लोकसभा के बराबर नहीं है या लोकसभा के बराबर है, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होती है। आप देखेंगे संसद के विशेष अधिकार या संसद की संप्रभुता किस प्रकार से है। तो आप लोग वर्बली सुन लीजिएगा। संसद के विशेष अधिकार दो तरीके से होते हैं, एक तो सामूहिक रूप से, एक व्यक्तिगत रूप से। तो संसद के अगर विशेष अधिकारों की अगर हम बात करें, अगर हम सामूहिक रूप से बात करें तो सामूहिक रूप से संसद अपनी कार्यवाही से अतिथि को कभी भी बाहर कर सकती है। संसद अपनी कार्यवाही से अतिथि को कभी भी बाहर कर सकती है। जो संसद का सदस्य नहीं है, एक अतिथि के रूप में संसद कभी भी उसको अपनी कार्यवाही से बाहर कर सकती है। इसके बाद अपनी कार्यवाही वाद विवाद को प्रकाशित करने का अधिकार संसद के पास है। अगर संसद ना चाहे तो संसद के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उस पर न्यूज़ चैनल्स उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद संसद अपनी अवमानना पर सदस्यों को, जो संसद के सदस्य हैं उनको क्या दे सकती है? दंड दे सकती है। उनको उनकी सदस्यता से निष्कासित कर सकती है, निकाल सकती है। इसके बाद जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को जो लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य यानी संसद का सदस्य है, अगर उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही का केस दर्ज किया जाता है तो संसद की कार्यवाही से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अगर कोई इमरजेंसी के बेस पर किसी सांसद के विरुद्ध कार्यवाही चलाई भी जाती है तो जो संसद का लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी है उस समय उसकी आज्ञा के बाद ही उस सांसद पर कार्यवाही की जा सकती है।
इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत अधिकारों की। तो व्यक्तिगत अधिकारों में संसद के जो विशेष अधिकार हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, यानी संसद की कार्यवाही के, देखिए मैंने अभी बताया था, संसद की कार्यवाही के 40 दिन पहले व 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को बंदी नहीं बनाया जा सकता है या किसी भी सदस्यों को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा, अगर हम व्यक्तिगत अधिकारों की बात करें तो सदस्य संसद में बोले गए अपने किसी भी भाषण, किसी भी वक्तव्य, किसी भी बात के लिए न्यायालय में कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी अगर कोई भी सांसद लोकसभा में कोई भी ऐसा भाषण देता है, कोई भी ऐसी बात बोलता है, तो उस पर अधिकार, जो उस पर न्यायिक आधिकारिक कार्यवाही करने का जो अधिकार है वह संसद का है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो न्यायालय संसद के अंदर दिए गए कोई भी बात पर, कोई भी भाषण पर अपनी न्यायिक कार्यवाही नहीं कर सकता है। ये तो थे संसद के विशेष अधिकार जो कि सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें संसद की संप्रभुता की। देखिए, भारतीय जो संसद है वे ब्रिटेन की संसद के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर इसको बनाया गया है। तो भारत की जो संसद है ये संप्रभुता के जो नियम है वो उसको कितने आगे तक इसको फॉलो करती है, किस हद तक फॉलो कर सकती है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की संसद की, तो ब्रिटेन की संसद को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। यानी ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति, सबसे जो मेन पावर होती है, सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? ब्रिटेन की संसद के में निहित है। इसके विपरीत भारत में अगर सर्वोच्च शक्ति किस में निहित मानी जाएगी? संविधान में मानी जाएगी। यानी भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है, और ब्रिटेन में संसद। यानी एक ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक है, ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक डी लोलमे के अनुसार यह कहा गया है कि ब्रिटिश संसद आदमी को औरत और औरत को आदमी के अलावा बाकी सब कार्य कर सकती है। यानी ब्रिटिश संसद आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकती है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं करा जा सकता है। इसके अलावा संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध नहीं ठहरा सकती है। यानी ब्रिटेन में अगर ब्रिटिश संसद कोई भी विधि बनाती है तो जो वहाँ का न्यायालय है, ब्रिटेन का न्यायालय है, उसके द्वारा जो बनाई गई विधि है उसको अवैध नहीं ठहरा सकता है। परंतु इसके विपरीत अगर हम भारत की बात करें तो संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, बनाई गई कोई भी विधि को सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसको न्यायिक समीक्षा के द्वारा अगर गलत पाता है तो वह कानून को रद्द कर सकता है, उस संसद के द्वारा बनाई गई विधि को रद्द कर सकता है, या संसद को ये कह सकता है कि आपके द्वारा जो कानून बनाया गया है इसमें कुछ पॉइंट्स गलत हैं जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती देते हैं या मूल अधिकारों को हनन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको चेंज करिए। संविधान, भारतीय संविधान लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो जो भी चीज़ कहीं लिखी ना गई हो तो वो सर्वोपरि होती है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है। परंतु भारत में लिखित संविधान है, इसलिए संसद को संविधान में लिखी हुई बातों के अनुसार ही कार्य करना होता है, अपनी शक्तियों का संचालन करना होता है। यानी संसद पर अंकुश कौन लगाता है? भारत की संसद पर अंकुश कौन लगाता है? संविधान भारत की संसद पर अंकुश लगाता है। भारत में न्यायिक समीक्षा है, सरकार की संघीय व्यवस्था है, ये सब जो संसद की संप्रभुता को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो भारतीय जो संसद थी उसका जो संप्रभुता या ब्रिटेन की संप्रभुता से जो एक तरीके से आप कंपैरिजन बोल सकते हैं, या भारत की संसद के जो विशेष अधिकार या स्थितियां हैं, या भारत के जो संसद के जो सदन हैं या सदन की कार्यवाही है, संसद के जो भी कार्य हैं, इन सब पर मेरे द्वारा इस टॉपिक पर चर्चा की गई है। तो आज आपका ये जो संसद का जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है, संसद का टॉपिक। इसके बाद हम भाग 5 में जो अन्य आपको भाग 5 में जो अन्य व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है, जो भाग 5 के यानी केंद्र सरकार के अंग है, यानी कार्यपालिका के अंग है, हम आने वाली वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। और मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं
तो कृपया आप अपनी रेटिंग मुझे दें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे आपके लाइक और शेयर से एक हौसला मिलता है और मुझे भी ये मतलब मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो मेरे अंदर ये एनर्जी आती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो आप लोगों का एक बटन जो सब्सक्राइब के लिए होता है, आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, आप सिर्फ एक बटन दबा देंगे, पर उससे आपका एक सब्सक्राइब से, एक सब्सक्रिप्शन से मेरा जो एनर्जी लेवल है ये बहुत ऊपर जाएगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारी लाने की कोशिश करूंगा और जो वीडियो है उसको और अच्छे कंटेंट के साथ बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।